नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राज पटना से आपका मित्र, आपका दिग्दर्शक, आपका मार्गदर्शक, आपका सहयोगी शैलेंद्र। आप देख रहे हैं बिहार सिविल कोड ने प्यून की परीक्षा के लिए जो वैकेंसी दी है उसका आप कोचिंग से टेस्ट दे रहे हैं। तो जो टेस्ट आप दे रहे हैं उस टेस्ट के डिस्कशन के लिए हिंदी विषय के लिए मैं जवाबदेह हूँ। तो हिंदी विषय का 35 अंक का डिस्कशन मैं दूंगा। 35 अंक के और आपके मैथ होंगे, 15 अंक के आपकी अंग्रेजी होगी, उसके बाद इंटरव्यू है, मेंस है, आदि आदि है, वो आप समझते हैं ज़्यादा अच्छी तरह। तो आप देखिए कि आपके बोर्ड पर जो सेट आ रहा है उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। सेट 3 होगा ये देखिए सेट 3 है आपका, आप देख लीजिए। यहाँ प्रश्न संख्या जो 1 से 3 तक है उसका निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ सही भी है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है दिए गए विकल्प में से सही उत्तर की पहचान करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करेक्शन लेता चलूंगा। जो करेक्शन में भूल हुई है, ये चिन्हित शब्द ऐसा होता है, पहले न नहीं होता है, पहले हा होता है। चलिए, अब ये जो कह रहे हैं कि किसी में त्रुटि नहीं भी हो सकती है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को जांचने के लिए कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें त्रुटि हो ही, लेकिन वो विकल्प ऐसा ही देंगे। और आप ध्यान दीजिए कि इसमें विकल्प जो है ऐसे चल रहा है, ए विकल्प इधर है, बी विकल्प इधर है, सी विकल्प इधर है और डी विकल्प इधर है। ये ध्यान दीजिएगा, स्लैश स्लैश डाला हुआ है। प्रायः विकल्प बाद में होता है, जैसे ए के बाद ए का होता है, लेकिन ये स्लैश डाला हुआ है तो विकल्प उल्टा है। तो बहुत माइन्यूट आप ध्यान देकर प्रश्न को पढ़कर तब उत्तर करिएगा। सीधा भी डाल सकते हैं, उल्टा भी डाल सकते हैं, जो संभावनाएं हैं उस तरह के सेट हम लोग लेकर आते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप ठीक ठीक उत्तर कर सकें। अब मैं पढ़ता हूं प्रश्न को। मैं नीतीश और चंद्रा के साथ पार्क को सैर के गया था। अब देखिए, मैं नीतीश और चंद्रा के साथ पार्क में सैर के लिए, यहां रहना चाहिए, ये लिए इधर छिपा हुआ है या क्या, नहीं तो दो विकल्प गलत हो जाएंगे अगर लिए नहीं होगा तो देखिए आ गया, सैर के लिए गया था। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां को की जगह में चिन्ह आना चाहिए, सॉरी, को की जगह में चिन्ह आना चाहिए। तो आप देखिए कि ये बी विकल्प में त्रुटि है, आप उत्तर बी लगाएंगे, वही त्रुटि वाला अंश है। दूसरा प्रश्न, मेरी निगाह मेरे पुस्तक की ओर थी। तो मेरी निगाह, अब ये पुस्तक के स्त्रीलिंग है तो यहां मेरी होगा। मेरी निगाह मेरी पुस्तक की ओर थी। तो आप देखिए ये बी विकल्प में त्रुटि हो गया, मेरी की जगह मेरे है, तो ये बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसको आप ध्यान दीजिए। तीसरा है, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मरे से क्या संबंध है। अब बहुत यहां थोड़ा लचीला किया गया है। मरना मतलब मर जाना, तो मरे से क्या संबंध है इसकी मांग यहां नहीं है। इसको आप समझिए, ये प्रश्न
मेरी निगाह में बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि इस तरह के प्रश्न का भी अभ्यास मैं कराऊं। तो मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का, यहां तक राइट है, तो यहां होना चाहिए मुझसे क्या संबंध है, मेरे से नहीं चलेगा, ये शुद्ध भाषा नहीं है। मुझसे क्या संबंध है, तो आप देखिए कि ये विकल्प है सी, सी में त्रुटि है, ये आप सी को मार्क करिएगा। अब ये पैसेज है, मैं पहले कह चुका हूं पहले सेट के भी डिस्कशन में कि पैसेज को पढ़ना पड़ता है, उत्तर चाहे कोई कर रहा हो, शिक्षक कर रहा हो या विद्यार्थी कर रहा हो। मैं भी जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक मंत्र से इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। एक ट्रिक मैं बताता हूं, सारे विद्यार्थी पैसेज बार बार पढ़ते हैं और प्रश्न बहुत बाद में पढ़ते हैं। आप उलट दीजिएगा, पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा तब पैसेज पढ़िएगा, तो उत्तर आपको जल्दी और ठीक समझ में आने लगेगा। फिर से सुनिए, पैसेज का उत्तर करते हुए पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए और दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, और तब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उत्तर जल्दी खुलकर अपने आप उछल कर आपके पास आएगा। इसका ध्यान दीजिएगा। तो मैंने भी अपना समय बचाने के लिए पैसेज को, देखिए मेरे हाथ में है, मैं पहले पढ़ चुका हूं, तो पैसेज को मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, ये प्रेस्टिपेशन होगा, बेकार का टाइम किलिंग होगा। तो पैसेज के उत्तर मैंने बनाए हैं, और ये पैसेज और उत्तर इतने, इस तरह के अनेक पैसेज और अनेक उत्तर मैं बनाता रहता हूं, तो किसी की मेमोरी में इतनी ताकत नहीं होती है कि सब चीजों को जमा करके रखे। टू फ्रैंक, मैं सच बोल रहा हूं, और मनुष्य का स्वाभाविक गुण है भूलना, और भूलने का गुण नहीं रहे तो आदमी पागल हो जाता है। तो ये मनोविज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मैंने मनोवैज्ञानिक को पढ़ा है कहीं। तो ये जो उत्तर हैं ये यहां मैंने मार्क किए हुए हैं। आपका जो पैसेज है वो प्रश्न संख्या 4 है, 4 से 8 तक के उत्तर यहां मिलने चाहिए। तो 4 जो है वो है कि हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ये शब्द कठिन लगाया गया है। हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास। तो मैं अनुमान पर अभी बोल रहा हूं, मैं उत्तर अपना नहीं देख रहा हूं, सी होना चाहिए। अब यहां देखिए कि किस तरह से मैं फेल कर रहा हूं। इसको पैसेज को ध्यान से पढ़ने पर मैंने ये एक नमूना आपको दिया है कि ऐसे अनुमान से आप करिएगा तो उत्तर गलत ही होगा। इसका उत्तर है बी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। विज्ञान हमारा भौतिक विकास कराता है, आध्यात्मिक विकास नहीं करा सकता। विज्ञान आध्यात्मिक विकास साहित्य कराता है, विज्ञान सर्वांगीण विकास हमारा नहीं करा सकता। अगर विज्ञान सर्वांगीण विकास हमारा कराता तो हमारे देश के डॉक्टर्स वैसे नहीं होते जैसे हैं, या और बहुत सारे लोग। आप बंधी हुई बात समझ जाइए। तो मनुष्य का विकास, आध्यात्मिक विकास, उसकी आत्मिक उन्नति साहित्य ही करा सकता है। तो विज्ञान हमारा केवल भौतिक विकास करा सकता है, जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं करा सकता है, ये समझ लीजिए। तो उत्तर बी ही होगा पैसेज को जब आप पढ़िएगा। तो मंत्र लगाने से
फेल कर जाइएगा आप, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 5वां, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में। तो 5वें प्रश्न पर मैं आ रहा हूं और अभी जो मैंने कहा उससे ये कथन सत्य हो जाता है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानस चेतना से निर्वासित हो गया, मतलब विदा हो गया है। केवल हम विज्ञान पढ़ रहे हैं अपने को बढ़ाने के लिए, खजूर की तरह ऊंचा उठने के लिए। हम बरगद की तरह छतनार होकर किसी को छाया नहीं देना चाहते हैं। साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो यही विनाश होगा जो दुनिया में चल रहा है। विज्ञान सुविधाएं तो बहुत देता है लेकिन विनाश का बहुत बड़ा कारक भी है। परमाणु बम सृजन भी कर सकता है और कैसा विनाश कर सकता है, हिरोशिमा और नागासाकी उसका उदाहरण है। और खुदा न करे कि आगे कोई उदाहरण उसके हम लोगों को मिले या मानवता को मिले। तो स्पष्ट उत्तर ये है। 6ठा है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है, यहाँ कॉमा लगा लीजिए, जब व्यक्ति की उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। तो डी तो दूर दूर तक नहीं है, बी तो दूर दूर तक नहीं है, ए और सी में 50-50 गेम खेलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि सच क्या है। तो सही उत्तर होगा सी, कि अपनी क्षुद्रता को, अपनी कमजोरी को राष्ट्र की कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। सो नेक्स्ट 7वां है कि मानव विज्ञान को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। भस्मासुर वही राक्षस था जिससे वरदान लिया, उसी के सिर पर हाथ रखकर उसको जलाना चाहता था। तो विज्ञान वैसा ही कर रहा है मित्रों। तो कैसे रोकिएगा विज्ञान को भस्मासुर बनने से? तो मानव जाति का विनाश रोककर, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। तो डी तो होने से रहा। भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण हम कर सकते हैं तो कुछ कंट्रोल होगा। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस पैसेज को जब आप पढ़िएगा तो प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर आएगा वो बी आएगा डेफिनेटली। जब तक हम नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकास नहीं करेंगे, मोरल वैल्यू हमारा नहीं बढ़ेगा, तब तक हम विज्ञान के विनाश को नहीं रोक सकते हैं। 8वां प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो प्रश्न संख्या 8 पर आइए, डिस्कशन ले लें इसको पढ़ने के आधार पर कि सभी लोगों का आत्मविश्वास तो लुप्त नहीं हुआ है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। ऐसी ऐसी भौतिक शक्तियां हैं देश के, दुनिया के 5-7 देशों के पास, जो इस धरती को भी
उसका भी अस्तित्व मिटा सकती है। ईश्वर के प्रति आस्था या खुदा के प्रति आस्था खत्म हो गई है, ये बात भी लागू नहीं होती है। तो दरअसल हम विज्ञान की विध्वंसकारी जो शक्तियां हैं उससे डरे हुए हैं। हम मतलब यहाँ सारी दुनिया है। लड़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए शास्त्र कहता है कि आत्मा रक्षितो धर्म, अपनी रक्षा करना धर्म है। तो वो किसी भी मजहब संप्रदाय में लागू होगा। वाक्य संस्कृत के हैं, ये अलग बात है। तो ये डी विकल्प आपका सही है। अब 9-10 के लिए है कि इनका समानार्थी शब्द चयन करें। मतलब जो ये अर्थ दे रहे हैं वही अर्थ इनमें से कोई शब्द दे। तो जो विफल नहीं हो वो अविकल नहीं है, अच्छा भी अविकल नहीं है और ठीक भी है। अविकल मतलब जो विकल नहीं हो, जो व्याकुल नहीं हो, जैसा था वैसा ही रहे। तो उसका एकमात्र पर्यायवाची नजदीकी यहाँ यथावत है। तो आप यथावत को ही चुनेंगे, कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब सृष्टि का पर्यायवाची करना है तो विकास सृष्टि नहीं है, प्रजा भी सृष्टि नहीं है, और सागर तो दूर दूर तक सृष्टि नहीं है। सृष्टि मतलब संसार भी, सृष्टि मतलब बनाना, सृजन करना। तो ये संसार परमात्मा की सृष्टि है। ये संसार खुदा की देन है, उनकी सृष्टि है। तो सृजन शब्द इसका पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी शब्द है। अब 11 से 13 के लिए वही प्रश्न है, दूसरी शक्ल में है। जो समानार्थी है वही पर्यायवाची है। हाँ, यहाँ एक बात मुझे याद आ गई। संस्कृत के एक आचार्य ने कहा है कि दुनिया के सारे शब्द सभी अर्थ देते हैं और दुनिया का कोई शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। तो इस फिलॉसफी में जाने के लिए बहुत ऊंचा आपको उठना पड़ेगा। अभी आप परीक्षा पास करिए, उसके बाद जितना सोचना होगा सोचिएगा। मैं आपको उलझाऊंगा नहीं। विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। तो विभावरी को इन्वर्टेड कॉमा में घेरा गया है, मतलब उसी का पूछ रहे हैं आपको पर्यायवाची। तो चंद्रिका तो चांदनी है, तपसा तो कोई नदी है, तरनी भी नदी है। ये छनदा जो है, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। जयशंकर प्रसाद जी की कविता में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत सुंदर शब्द है रात के लिए। विभावरी और रात क्षणिक होती है। अंधकार मित्रों हमेशा याद रखिए क्षणिक ही होगा। हमेशा प्रकाश का ही साम्राज्य रहा है और रहेगा, ये सच्चाई है। जितनी दहशतगर्दी हो जाए, जितने हम अन्याय कर लें, हमारा अस्तित्व मिट्टी के खिलौने से ज़्यादा नहीं है। वो तो थोड़ा टिक भी जाता है सांस संभल कर। हवा भरे गुब्बारे से ज़्यादा नहीं है। एक पिन एक अबोध बालक चुबा देगा, फिर से सारी हवा निकल जाती है। तो अंधकार का साम्राज्य नहीं हो सकता, इसलिए रात्रि को क्षण देने वाला कहा गया है। सो नेक्स्ट, मैं थोड़ा ब्रॉड भी आपको कर रहा हूं। अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे लिख दीजिएगा कि सर केवल ABCD बताकर चले जाइएगा। तो मैं लिखूंगा कि ABCD तो पहले से मैं भेज चुका हूं, डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। टू फ्रेंड, मैं इस पोडियम पर बहुत ईमानदार तरीके से चढ़ता हूं और ईमानदार तरीके से बात करता हूं।
और सत्य का साथी हूँ, इसलिए हिलता डुलता नहीं हूँ। 97 से अभी तक वहीं का वहीं हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन है? तो ये है रतिनाथ। तो रति कामदेव की पत्नी का नाम है। कामपाल, काम का पालन करने वाला, कामग, काम में गमन करने वाला, और अनंग। तो टू फ्रैंक, यहां मुझे यद्यपि अनंग को ही उत्तर मानना पड़ेगा। देखिए आप ध्यान से, क्योंकि काम इच्छा का कोई अंग नहीं होता। हमारी आपकी इच्छाएं अमूर्त हैं। इच्छा शरीर धारण नहीं कर सकती है, कल्पना में हम करा ले तो अलग बात है। लेकिन रति भी कामदेव की पत्नी है, तो रतिनाथ विकल्प भी सही हो जा रहा है मित्रों। इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा। ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ऐसा दो विकल्प नहीं है। ये मुद्रण में गड़बड़ी हुई है हम लोगों से, हमने ही प्रूफ रीडिंग नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, और नहीं तो है कहीं पढ़ लिया तो नेत्रा जो नीचे की ओर जाती है, त्रिपथगा जो 3 पथ की ओर गमन करती है, कुलंकसा, कुलवती। अब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ही नजदीकी विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न में। और यहाँ त्रिपथगा भी नदी है, लेकिन ये रूढ़ हो गया हुआ है गंगा के अर्थ में, तो इसको गंगा का पर्यायवाची माना गया है, नदी का नहीं। बाकी 3 जो है वो नदी के पर्यायवाची हैं। नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है, कुल को भी स्पर्श करती है, कुल से ही मतलब किनारे से ही टकराती है। तो ये बी विकल्प इसका उत्तर होना चाहिए। मैं ठीक हूं, ये बी विकल्प ही उत्तर है। यद्यपि यह भी नदी है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ये गंगा नदी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूढ़ स्वरूप में हो गई हुई है, इसलिए वही विकल्प सही होगा। 14 से 17 में है कि इन चारों में से किसी एक की वर्तनी सही है, तो वो डी विकल्प है, मूर्छा। और किसी की वर्तनी ठीक नहीं है। और वर्तनी में मैं कोई ट्रिक नहीं दे सकता हूं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे शब्दकोश हैं तो देखिए, प्रामाणिक या व्याकरण की प्रामाणिक किताब कोई है तो वहां से देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि सड़क पर बिखरी हुई सारी किताबें नहीं होती हैं। मैं बड़ी बात कह देता हूं, मैं किसी की आलोचना और किसी की आजीविका पर प्रश्न क्यों उठाऊं, लेकिन मेरी दृष्टि से देखिएगा मेरे छात्रों या छात्राओं, तो दिखने वाली सारी किताबें नहीं होती है। टेक्स्ट पढ़िएगा या स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा, तभी आप सच्ची वर्तनी पकड़ पाइएगा। तो इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं, ये बहुत ज़्यादा अमूल्य, मतलब जो हमारे लिए बहुत महत्व का हो उसको बहुमूल्य कहते हैं। इसमें 3 वर्तनी बिल्कुल गलत है, सी आंसर इसका सही है। अब 16 है अभ्यर्थन।
अभयार्थना, अभ्यर्थना और अभ्यर्थना। बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में त जबरदस्ती लगाया हुआ है, वो शब्द नहीं होता है। अभी जोर अर्थ जोड़ना, अभ्यर्थना, याचना करना, ये सी विकल्प आपका सही होगा। मैंने जो टिक मारा है उत्तर, वहां से मैं फिर से देख लेता हूं, सी विकल्प ही सही है दोस्तों। आगे बढ़िए। 17 अत्युक्ति, 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 अतियुक्ति। अब ये जो है संधि पर आधारित है। अब इसको मैं संधि से जांच देता हूं कि क्या होगा। अति जोर उक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो ई उ मिलकर क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। या हो गया, उसमें हर्ष उकार लगा दिए, इधर अ आधा त मिल गया, इधर क और त हर्ष इकार हो गया। अब मिलाइए कि इस बर्तनी से कौन सी बर्तनी मिल रही है। देखिए यहां निकल कर आ गया खिलकर बी। आप चुन लीजिए। ये संधि आप समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, संधि अच्छी रहने से बर्तनी अच्छी होती है और बर्तनी अच्छी होने से संधि अच्छी होती है। व्याकरण के ये दोनों प्रसंग बहुत करीब हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अठारह से 21 तक देखिए, इनमें विलोम शब्द का चुनाव करना है। तो अनागत का विलोम आगत है, जो आया हुआ है वो आगत है, जो नहीं आया है वो अनागत है। भूतकालिक है ही नहीं, वर्तमान है ही नहीं, बीता हुआ है ही नहीं। ये विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट, वक्र। ये तत्सम शब्द है, मैंने कहा था कि तत्सम ही आप चुनिएगा। तो आप देखिए, क्षम तो है तत्सम, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। ये क्षम में होगा या क्षमा होगा। ये अक्र कोई शब्द नहीं है, अक्रूर है, कठोर, तत्सम नहीं होना चाहिए। वक्र मतलब टेढ़ा, ऋजु मतलब सीधा। तो वक्र का विलोम ऋजु होता है। ए विकल्प आपका सही है, ऋजु और वक्र। ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा। साहचर्य, तो विलोम चुनना है। असहयोग, असाहचर्य, वैमनस्य, विनियोग, अलगाव। तो अलगाव तत्सम नहीं है, तो पहले ही विलोम इसको हटा देंगे। यद्यपि वो विलोम है लेकिन तत्सम नहीं है, और इसमें तत्सम मौजूद है, इसलिए ये नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। एकमात्र विकल्प सही है तत्सम का, ये भी तत्सम, वैमनस्य। नेक्स्ट, बर्बर। उदार शब्द अलग अर्थ देता है, दयालु का उत्कृष्ट शब्द ऊंचा का अर्थ देता है, उदात्त शब्द बहुत ऊंचा का शब्द देता है। तब बर्बर का सीधा विलोम जाता है सभ्य। बी ऑप्शन आपका ठीक होगा, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 22-23 के लिए देखिए, ये लोकोक्ति हैं।
इसके अर्थ आपको ढूंढने हैं। फटे पांव दफ्तर में नाव, गलत झमेले में पड़ना, बिना सोचे समझे कार्य करने मुसीबत झेलनी पड़ती है, दूसरों के झगड़े में पड़कर गवाही देने की कठिनाई झेलनी पड़ती है, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने की कठिनाई झेलनी पड़ती है। प्रश्न संख्या है 22। और ये जो लोकोक्ति है बहुत प्रचलित नहीं है, अच्छी पुस्तकों में नहीं है। ये प्रश्न नेट से लिया हुआ है। पूछिएगा क्यों सर आपने नेट से लिया? तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रासनिक मित्र हैं जो नेट से उठाकर देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि लोकोक्ति और मुहावरा विद्वानों के गढ़ने से प्रचलित नहीं होती, वो लोक व्यवहार में जो प्रचलित है वही सच में लोकोक्ति मुहावरे हैं। मैं एक गढ़कर अपनी रचना में लिख दूंगा, इससे वो मुहावरा लोकोक्ति नहीं बन जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं है, मेरी नज़र से भी गुजरा है। तो इसका सी उत्तर रखिए, फटे पांव और दफ्तर में नाव। अपनी स्थिति अच्छी नहीं है और दफ्तर में नाव नहीं ले जाना है, नाम कमाना है। शब्द के रूप बिगड़ जाते हैं लोकोक्तियों मुहावरों में। तो ये दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ये विकल्प नजदीकी है। गलत झमेले में पड़ना नजदीकी लग रहा है, लेकिन तो फटे पांव गायब हो जा रहा है, इसलिए सी विकल्प को आप ठीक ठहराएंगे। अब है आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। ये बहुत बहुत प्रचलित लोकोक्ति है। बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है, ये नहीं हो सकता। नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, ये हो सकता है। लेकिन चारों विकल्प को मैं नहीं पढ़ूंगा तो आप भी नहीं पढ़िएगा, इसलिए मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उसके नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है। मुझे यहाँ आते ही पता हो गया था कि विकल्प भी सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लिखा हो सबको, सारे ऑप्शन को पढ़कर ही उत्तर किए जाते हैं, और यही आप करिएगा तभी आपका कल्याण का मार्ग खुलेगा। नेक्स्ट 24 से 26 ये मुहावरे हैं, 4 अर्थ दिए गए। उल्टी गंगा बहाना, तो परंपरा के विपरीत कार्य करना, अपनी बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, बिना सोचे विचारे करना। तो उल्टी गंगा बहाना विपरीत कार्य करना होता है। ये विकल्प सही है, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। लेकिन बहुत लोग उल्टी गंगा बहाते भी हैं, बहुत बार उल्टी गंगा बहाकर अनर्थ कर देते हैं, और बहुत बार समाज में कोई रूढ़ी बन जाती है तो उल्टी गंगा बहानी पड़ती है, तभी वो उल्टा होता है। एक कहावत आपने बहुत सुनी होगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, मतलब एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यही उसका अर्थ है। लेकिन भारतवर्ष में और दुनिया में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो अकेले चने ने भार फोड़ा है, और फोड़ा ही नहीं है, खिल खिल तार तार कर दिया है। लेकिन वो जो है फिलॉसफी की बात है, हम लोग परीक्षार्थी हैं, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता का हमें अर्थ लेना पड़ेगा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो एडिशनल प्रश्न था, आपके प्रश्न में नहीं है। एक आंख से देखना
सीधे समान व्यवहार करने पर आ जाता है। रेकी करना नहीं है, शक करना भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट, आर्य समय पर काम करना, मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, सिफारिश करना, हत्या करना, कुछ भी नहीं होगा। जब आप संकट में पड़े हों तब कोई सहायक हो जाता है तो कहते हैं कि आर्य समय पर काम आया। तो ये विकल्प आपका सही है। अब आइए 27 से 29, ये वाक्य खंड है, इसी को वाक्यांश भी कहते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता पूर्वक भाषण। तो ये संभाषण होगा, अपभाषण होगा, अनुभाषण होगा या अभिभाषण होगा। तो अपभाषण तो ये कभी नहीं होगा, अनुभाषण तो ये कभी नहीं होगा। संभाषण बोलना है, सबके सामने बराबर बोलना है, लेकिन विशिष्ट लोगों के समक्ष अभिभाषण ही होता है। बी विकल्प आप सही करिए। तो नेक्स्ट, जो आसमान में भ्रमण करता हो, तो बिहग मतलब चिड़िया, ये भी आसमान में भ्रमण करती है। पखेरु मतलब चिड़िया, ये भी आसमान में भ्रमण करता है। चारण तो वो होता है जो किसी की प्रशंसा करता है, चापलूसी करने वाला। जैसे जब हिंदी साहित्य के आदि काल में जाएंगे तो जितने राजा थे उनके चारण कवि होते थे। एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान के चारण थे पृथ्वीराज चौहान जी के चारण थे। अब देखिए नाम अभी, हाँ, मतचू को चौहान पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अभी नाम आया था, अभी नाम चला गया। अभी जब मैं पहले उस पर आ जाता हूँ फिर आपको मैं वो बताऊंगा। तो चिड़िया भी, बिहग भी आसमान में ही उड़ने वाला है, पखेरु भी है, चारण नहीं है, और नभचर भी है। तो आसमान मतलब नभ, चर मतलब चरने वाला, तो केवल ये विकल्प होगा। हाँ, अब हमें याद आ गया, पृथ्वीराज चौहान जी के चारण कवि थे चंदबरदाई, और ये चारण कवि ही नहीं थे, बहुत वीर थे। उनके लिए लड़ाइयाँ भी इन्होंने बहुत जीती थी। आला उदल के चारण कवि थे जगनिक। जगनिक लिखते हैं कि 12 बरस लय कुकर जीवे, 13 लय जिये सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो वो प्रशंसा कर रहे हैं, क्षत्रिय 18 वर्ष में मर जाता था, ऐसा नहीं था। वो 18 वर्ष में या तो यशस्वी होकर राजा बन जाता था, और नहीं तो लड़ मरकर शहीद हो जाता था। वीर गाथा काल या आदि काल जब हिंदी साहित्य का आप पढ़ेंगे तो ऐसी ही रचनाओं की भरमार आपको मिलेगी। उसमें कुछ सत्य भी और कुछ काल्पनिक भी है। चलिए, यहाँ आप कंसंट्रेट करिए कि आसमान में भ्रमण करने वाला नभचर ही कहलाएगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तैरने या पार होने का इच्छु, तो तैरने या पार होने की इच्छा कहलाती है तितिर्षा, मरने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा, जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा,
जानने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। तो ये मैं एडिशनल चीजें दे रहा हूं, आप पढ़िए, इसलिए मैं उत्प्रेरित कर रहा हूं। तैरने की इच्छा रखने वाला तेतेरसु कहलाता है, एकमात्र वही विकल्प यहां सही है। तो नेक्स्ट संधि आधारित प्रश्न है, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इति जोर आदि इत्यादि होगा और कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कैसे हो गया मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। ई का ई रखते हैं, आधा त कर लेते हैं, और ये जो ह्रस्वईकार है लगी हुई आपको पीछे दिख रही है, ये बाद में है मात्रा। ये ऐसा है त जोर ई बराबर ती, ऐसी मात्रा है, ये दिख रही पीछे लेकिन है बाद में। तो ई और आ मिलकर या बन जाएंगे और ये दी लग जाएगा, तो इत्यादि। अब आप देख लीजिए जो टेक लगा हुआ है वो मिलान कर लीजिए, शब्द हो वहाँ इत्यादि। और यहाँ देख लीजिए विग्रह, ये विच्छेद कहाँ है, यहाँ है इत्यादि। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि संधि और समास स्पेशल क्लास ही जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों प्रकरण ऐसे समझ में नहीं आएंगे आपको, मैं कितना भी यहाँ बोलूँ बहुत फायदा नहीं है। आप थोड़ा पढ़ कर रहिएगा, मैं पढ़ाऊंगा उस समय। अब देखिए फिर ये है प्रत्युपकार, तो प्रति जोर उपकार इसको होना चाहिए। अब समस्या ये है यहाँ कि देखिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ है और दो ऑप्शन सही आ रहा है, सी भी वही है और डी भी वही है। ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं ये कैसे होगा। प्रतिजोर उपकार, देखिए हो गया प्र, आधा त, ई का हो गया आधा य, इसमें ऊ की मात्रा लगा दिए, अब पकार जोड़ दिए। अब प्रत्युपकार शब्द को देखिए, इससे मिलाइए, और विच्छेद देखिए, इससे मिलाइए, इससे मिलाइए, दोनों मिल जा रहा है। ये मैंने कभी नहीं किया होगा, ये जो है सो प्रिंटिंग का मिस्टेक है। तो कोई एक विकल्प, ये दो विकल्प सही हो गए यहाँ। एक विकल्प आपको, अगर सी विकल्प आप लेते हैं तो यहाँ तो ऐसा किया हुआ है, तो इसके रूप को बदलना होगा तभी होगा, और नहीं तो ये प्रश्न ही अमान्य हो जाएगा। बहुत स्पष्ट, जहाँ मेरी तरफ से त्रुटि रह गई है वह भी मैं साफ बताऊंगा। ये शब्द देखिए, ये मैंने कभी नहीं लिखा होगा, ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ऐसा होता ही नहीं है। ये शब्द है उज्ज्वल, ऐसा होता है। और जो ही इसका निर्देश के अधीन भी ये नहीं आ रहा है, ये उत जोड़ ज्वल होगा। तो जो ही यहाँ जोड़ के पहले हल लग जाए तो सीधे व्यंजन संधि ठीक करना चाहिए, लेकिन शब्द को आप ठीक कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये शब्द दो बार आधा ज ही होता है। ये शब्द आपको वर्तनी में भी पूछेगा तो बोर्ड पर ये छप के आ गया है और करेक्शन नहीं हुआ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपको मैं सत्य ही बताकर जाऊँगा। ये त्रुटि रह गई है प्रिंटिंग की, ये मेरी त्रुटि नहीं है, फिर भी मुझे मानना पड़ेगा इसको, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके लिए जवाबदेह मैं हूँ। अब 33 से 35 देखिए,
इनमें से प्रत्येक शब्द के लिए विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से समास चुनना है। अब देखिए, तन और मन और धन, 2 बार और लग गया तो केवल यह द्वंद्व है। पहले सेट में भी मैं बता चुका हूँ समास के बारे में, मैं दोहराऊंगा नहीं। पहले दूसरे सेट को भी आप सुनिएगा, देखिएगा। समास के बारे में जितना मुझे तत्काल बताना था उतना मैंने बता दिया। फिर मैं कहूँगा कि संधि समास का क्लास अलग से मैं दूंगा। नेक्स्ट, हरफन मौला। ये शब्द आपने कम सुना होगा और ये यहाँ बिंदी मांगती है, ये नुक्ता मांग रहा है। ये हरफन में मौला, इसका विग्रह ऐसा हो जाएगा, हरफन में मौला। ये बड़ा खूबसूरत सा शब्द बना है। ये हर जो है तत्सम नहीं है, मौला भी तत्सम नहीं है, अब फन शब्द मौला है, ये सॉरी तत्सम है। तो इनको ऐसे ही रहने देते, लेकिन विग्रह ऐसा ही होगा, हर फन में मौला। अब ये में चिन्ह बीच में कारक का आ गया अधिकरण का। मैंने आपको पहले ही कहा है कि को, से, के लिए, का, के, में, पर, ये चिन्ह अगर समासिक शब्दों के विग्रह करने के बीच में आ जाए तो हमेशा वो तत्पुरुष होता है। तो आप तत्पुरुष को राइट कर लीजिए, यही उत्तर है आपका। नेक्स्ट है उद्योगपति। तो एकदम साफ का लगा दीजिए, बात खुल जाएगी। उद्योग का पति, तो तत्पुरुष कर लीजिए। आपका तीसरा सेट यहीं समाप्त होता है। अपनी तैयारी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।